ऊपर वाले से भी मैं ये निवेदन करूँगा, कभी किसी को भगवान अकेला न करे। अकेला कोई भी आदमी होता है ना, वो ना जीने का है होता है ना मरने का। जबरदस्ती उसका जीवन जो है ना कटता है। लेकिन ये है कि पूरी जनता अगर आपके साथ हो तो फिर क्या कहना। उनका मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, स्नेह चाहिए। और जब दुआ मिलती है, अब आशीर्वाद मिलता है, तो आदमी बहुत मजबूत बन जाता है। कि इस वक्त वीरेंद्र जाती जी कैसा काम कर रहा है? सिर्फ सड़कें बनाने से काम नहीं होता। क्यों? सड़क तो काफी महत्वपूर्ण सड़क तो भूमिका हमारे निभाता है विधायक विकास में। रहे देशराज भाई, उन्होंने भी सड़कें बहुत बनाई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से बनाई है। वीरेंद्र जाती जी से ठीक पहले देशराज कड़वाल जी थे। दोनों लोग के कार्यकाल को झबरेड़ा विधानसभा में कैसे देखते हैं आप? चूंकि देशराज भाई ने बहुत अच्छा काम किया। वीरेंद्र जाती जी 5 साल के अंदर उसने बहुत काम किया है। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं देशराज भाई को। रेलवे स्टेशन बना झबरेड़ा में, उसका क्रेडिट कौन लेगा? तो उन्होंने कहा वीरेंद्र जाती जी तो क्रेडिट लेंगे नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली डायलॉग बोल दिया उन्होंने। इन 11-12 साल के अंदर सारी तैयारी रेल बिछाने की। जब रेल बिछ गई, उस पर लाइन बन गई, तो किसकी सरकार में बन गई? कांग्रेस की सरकार में तो बनी नहीं। तो जो विधायक है, विधायक का कोई योगदान ही नहीं। नहीं, क्या योगदान है? वो अपना योगदान बताएं। देशराज कड़वाल जी से आप ज़्यादा वोट लेकर के आए 22 के इलेक्शन में, लेकिन फिर भी जीत का जो शहरा है वो मिला वीरेंद्र जाती जी को। 27 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अभी आप कोरे कागज पर मेरे से सिग्नेचर करा लीजिए। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं झबरेड़ा विधानसभा के उस शख्स की जो लगातार 3 बार चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद हारते हैं। अब सवाल यह है कि चुनाव जब हार रहे थे तो चुनाव बार बार लड़ क्यों रहे थे? इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी वो आज के समय में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और झबरेड़ा विधानसभा के संयोजक भी। तो आज राजपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। सर, सबसे पहले तो एक चीज कि आपने कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ते रहे, फिर आप अचानक बीजेपी में आ गए। जब आपको हार का सामना करना पड़ा, मैं सीधा नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहा हूं, जो सच है उसकी बात हम कर रहे हैं, कि जब हार का सामना आप कर रहे थे, इसके बावजूद भी आप चुनाव लड़ रहे थे। अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का, द न्यूज़ वाला नेटवर्क जो आपका चैनल है, उसका मैं तहे दिल से, अंतर मन से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने अपने स्टूडियो में बुलाकर जो मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। आपका बहुत अच्छा सवाल है। चुनाव मैं 2012 से झबरेड़ा क्षेत्र में लगातार मैं लोगों के बीच में हूँ। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ अखिलेश जी कि 2012 में जब मैं चुनाव लड़ा, मुझे राजनीतिक के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं जब लोगों के बीच में गया, लोगों ने मुझे पसंद किया, मेरे व्यवहार को पसंद किया, मेरे अच्छे बर्ताव को पसंद किया। और जो उस समय हमारे, चूँकि मैं कांग्रेस में था उस समय, और कांग्रेस में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर माननीय हरीश रावत जी थे। सरकार कांग्रेस की थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी। उनके साथ मैंने काम किया और उनको लगा कि ये लड़का जो है अच्छा है। एज के बारे में उन्होंने शुरू में मुझे पूछ लिया कि भाई तुम्हारी एज कितने आप लंबे चल सकते हो। मैंने उनको बताया मेरी 40-41 साल उम्र है। उन्होंने कहा आप बहुत अच्छे चलोगे, आप काम कीजिए और कहीं ना कहीं मैं आपको मौका दूंगा। तो मुझे निश्चित रूप से उन्होंने 2012 में टिकट दिया। मैं उनका आभारी हूँ, आज भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जब आदमी विधानसभा का चुनाव लड़ता है, तो ये विधानसभा का जो चुनाव होता है ये बहुत बड़ा चुनाव होता है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद कोई और चुनाव नहीं है। तो मैं भी बहुत ही सौभाग्यशाली रहा और मेरे भाग्य ने साथ दिया, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। और ख़ासकर मैं बताना चाहता हूँ कि विधानसभा झबरेड़ा के अंदर जितने भी मुख्य परिवार के लोग हैं और वहाँ की जनता ने मुझे बहुत
सराहनीय प्यार दिया और मुझे वहाँ चुनाव लड़ने का मौका मिला। निश्चित रूप से आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उस समय क्रेज़ था बहुजन समाज पार्टी का। हमारे उस समय वर्तमान में विधायक थे हमारे लंढोरा सीट के हरिदास जी। वो नई सिटी बनी थी ये झबरेड़ा विधानसभा, चूँकि उसका खुद का गांव लाठरदेवा हूण, वो उस गांव के निवासी हैं। वो भी मेरे सामने चुनाव लड़े थे। चूँकि मैं अपने समाज की बात करता हूँ, चूँकि हमारा समाज बहुत साल से सन 84 से लेकर अब तक बसपा के साथ रहा है, मायावती जी के साथ रहा। उस समय भी ऐसा एक माहौल बना कि उन्होंने भी बसपा को सपोर्ट किया। कुछ हमारे मुसलमान भाई भी बसपा पे चले गए और मुझे वोट बहुत मिली और मेरा भाग्य जो साथ दे रहा था, मैं द्वितीय स्थान पर रहा। लोगों ने मुझे सराहा, एक नए आदमी को मौका मिला, मुझे बहुत सम्मान दिया और मैं उसको हार नहीं समझता। कोई भी प्रत्याशी, कोई भी कैंडिडेट जब पहला चुनाव लड़ता है तो उसका एक एग्ज़ाम होता है। पहला एग्ज़ाम था, मेरा इम्तिहान था। इम्तिहान में मैं अपने, अगर मैं दिल से कहूँ तो मैं पास हुआ। अपना जो मेरा व्यक्तित्व जो मुझे इस बात का गवाही देता है, तो मैं उस इम्तिहान में पास हुआ। पास और फेल की अगर मैं बात करूँ, फेल जब होता है आदमी जब कई पायदान नीचे चले जाता है, लेकिन मैं सेकंड पायदान पर रहा और उसमें रहा जब मैं एक अननोन क्षेत्र में था, अनजान क्षेत्र में था। ना मुझे इतनी था कि इस क्षेत्र के अंदर किस समाज के कितने वोट है। वो भी चूँकि 10 में मैंने ज्वाइनिंग की, 1 साल मुझे मिला काम करने का, 12 में टिकट हो गया, चुनाव लड़ने का मौका मिल गया। तो मैं समझता हूँ मैं भाग्यशाली रहा। मुझे इस बात का कुछ ज़रा सा भी कोई दुख नहीं है कि मैं 2012 का चुनाव हारा। चूँकि पहला चुनाव था, उसकी मुझे जो है उसकी एक नॉलेज हुई, ज्ञान मिला, तजर्बा हुआ लोगों से मिलने का, अच्छे लोगों से मिलने का, बुजुर्ग लोगों से मिलने का, माता और बहनों से मिलने का, उनका आशीर्वाद मिला। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अखिलेश जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी विधानसभा झबरेड़ा की जनता का कि मुझे इतना प्यार एक अननोन आदमी को दिया, अनजान आदमी को दिया। लेकिन इसके बाद दौर आया कि ठीक 5 साल बाद 2017 का भी चुनाव हुआ। तो 2017 का चुनाव भी आपके हित में नहीं हुआ, आपके पक्ष में नहीं गया। 2017 की अगर मैं बात करूं अखिलेश जी, जब मैं चुनाव हार गया 2012 में, तो मैं जो हमारे नेता थे कांग्रेस के, हरीश राव जी के पास में गया। मैंने कहा जी मैं हार गया चुनाव, मेरे लिए क्या आदेश है। उन्होंने कहा पार्टी का काम है, पार्टी का काम आप कीजिए, आपका निर्णय हम बाद में करेंगे। 5 साल चुनाव के हैं, पार्टी को अगर लगेगा कि आप वहाँ स्टैंड कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो दोबारा मौका भी मिल सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी भागदौड़ करते हैं, कितना आप काम करते हैं पार्टी के लिए, लोगों के बीच में आप कैसे जाते हैं, ग्रास रूट पे आपकी क्या पहचान है। अगर ये सब काम आप करोगे तो कोशिश करेंगे आपको टिकट मिले, आप चुनाव लड़े। तो आप यकीन कीजिए अखिलेश जी, चूँकि मेरा जो परिवार है बड़ा सीमित परिवार है। सीमित परिवार इसलिए कि मेरे यहाँ बच्चे नहीं हैं। आपके बच्चे नहीं हैं? जी, मैं और मेरी धर्मपत्नी, हम 2 ही प्राणी हैं। और हम 2 ही प्राणी थे। तो जब हमने अपने घर में अपनी मिसेस से, मैं अपनी धर्मपत्नी से इस बात के लिए चर्चा करी, मैंने कहा भाई अब हम हार गए, अब या तो राजनीति छोड़ दें या आगे चलने का हम काम करें। तो आप भी समझते हैं कि जब धर्मपत्नी एक साहस देती है, हिम्मत देती है, तो कुदरती जो सपोर्ट है जो वो अंदर तक जाती है और उसकी सपोर्ट मिलती है, वो मनोबल बढ़ा देती है, एक बहुत बड़ा मनोबल बढ़ता है। तो मैंने कहा भाई अगर दोबारा हम ट्राई करें तो दोबारा चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो हमारी धर्मपत्नी ने कहा क्योंकि हमारे पास और कुछ तो है नहीं, आप चुनाव की तैयारी करें, अगर सम्मान मिल गया तो विधायक अगर आप बन गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यही हमने लक्ष्य मान करके मैं 2012 का चुनाव लड़ा था। और उसी लक्ष्य पे
मैंने काम किया, उसी बुनियाद को मैंने तैयार की कि भाई चलो अगर बच्चे नहीं तो समाज में एक माध्यम, एक बेस बन जाएगा विधायक का, और उस विधायक अगर का पद अगर मुझे मिल जाता है तो मैं इस माध्यम से, इस पद के माध्यम से मैं लोगों की सेवा करूँगा, अपने समाज की सेवा करूँगा, अपने जो समाज के अंदर जो निर्धन व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब समाज है, चूँकि कोई ऐसी समाज ही गरीब नहीं है, सर्व समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनके घर में जाता हूँ, उठना बैठना खाना पीना उनके साथ मेरा है, वो हर समाज में है। कोई भी समाज, जाट हो, गुज्जर हो, त्यागी हो, ब्राह्मण हो, कश्यप हो, सैनी हो, और जितनी और हमारी बिरादर है, सब में गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं है कोई ऐसी समाज है। तो मैंने जब उनको वहाँ देखता था जाकर, तो मैं ये समझता था कि यार अगर मैं कहीं बन गया तो मैं कहीं न कहीं इनका काम करूँगा, इनकी सेवा करूँगा। सेवा तो मैं वैसे भी करता था, जो मेरे जो कब्जे में थी, जिसे मैं कर सकता था वो मैं करता था। लोगों ने इस बात का भी मुझे सम्मान देने का काम किया है, वो भी निस्वार्थ भाव से। देखिए, मैं मतलब इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेन बात कि बहुत से लोग हैं जो राजनीति में आते हैं ताकि अपनी पुश्तों को ठीक कर सकें। ठीक करने का मतलब यह है कि किसी का बेटा है तो सोचेगा व्यक्ति कि हमारा बेटा सेटल हो जाएगा, धन दौलत आ जाएगी। परिवार के लिए अधिकतर लोग अपने परिवार के लिए कोशिश करते हैं, राजनीति में आते हैं, पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपका कोई पुत्र नहीं, कोई परिवार में कोई सदस्य नहीं, मतलब बेटा नहीं है, पुत्री नहीं है, तो आप जो है राजनीति क्यों करना चाहते हैं? फिर पॉइंट समझिए, क्योंकि क्या है, अधिकतर ऐसा ही देखा जाता है कि आते हैं तो अपने बेटे को सेट करते हैं। ये उनकी सोच है। अधिकतर ऐसा देखा चूँकि मेरी जो सोच है, चूँकि परिवार आपने कहा, और मैं भी है ही नहीं, मैं बिल्कुल परिवार नहीं है, 2 ही आदमी हैं। 2 आदमी, हाँ। तो मेरा तो सिर्फ एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था कि कहीं मौका अगर मिलेगा तो समाज में सेवा ही करेंगे, और वो भी बिल्कुल निस्वार्थ। अगर पार्टी ने मुझे टिकट 2017 में दिया तो इसमें भी ये भी एक पहलू है, ये भी एक पहलू है, और एक पहलू बना पार्टी के बेस पे बना कि भाई इसे और कुछ नहीं करना। ये जो पार्टी के शीर्ष नेता थे उनको भी इस बात की जानकारी है कि यार इसे कुछ नहीं करना, इसको विधायक बनाए, और विधायक जब बन जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सेवा करेगा। और ये जनता में भी एक मैसेज है, मैं आपको अखिलेश जी बताना चाहता हूँ इसी बात का कि यार इसके पास कोई और तो है नहीं, तो सेवाई करनी है, चलो इसको इसके साथ जुड़ ले, या पार्टी ने टिकट दे दिया तो इसी के साथ जुड़ ले। हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं अपने आप को दुर्भाग्यशील मानता हूँ कि मुझे मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। फिर इसके बाद वक्त आया, अभी 22 के इलेक्शन में आपने पार्टी बदल ली। जी। जिस पार्टी से व्यक्ति चुनाव लड़ा हो, अचानक पार्टी बदल लेना, जी, क्या ऐसी वजह आन पड़ी थी? क्या कारण हो गया था कि आपको जो है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा था? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है अखिलेश जी आपका, और बड़ा अच्छा सवाल भी है इसका, और जवाब भी मैं आपको अच्छा ही दूंगा इसका। चूँकि पार्टी बदलना कोई अच्छी बात नहीं है। जिस पार्टी ने मुझे 2 बार टिकट दिया उसको बदलना ठीक नहीं है। लेकिन उसमें मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहिए, उसका सार बहुत बड़ा हो सकता है। जब आदमी काम करता है, एक मजदूर है, वो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है और उसको शाम को मजदूरी ना मिले तो वो कुछ न कुछ बगावत करेगा। यही मेरे साथ हुआ। मुझे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस बात का तीसरी बार भी विश्वास दिला रखा था कि भाई वहाँ कोई और नहीं है, आप मेहनत करिए, आपको टिकट देंगे। आखिरी के दिन मुझे मना कर दिया गया। ये मैसेज जो है, ये संदेश जो है, वो भारतीय जनता पार्टी में भी था कि भाई वहाँ 2 कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, कोई ना कोई भाजपा में आएगा। तो क्यों, जो मौजूदा थे उनका टिकट नहीं मिलना थे? तय था। ये तय था जी। मतलब देशराज कड़वा जी का टिकट कटना ही था। इस बारे में तो पार्टी का अपना उनका व्यक्तिगत विषय है कि उसका टिकट कटना था नहीं आपने कटना बोला था ना कि जो मौजूदा था उनका कटना ही था। नहीं, मैंने ये कहा, ये तो पार्टी का अपना व्यक्तिगत था कि उसका टिकट कटना था या नहीं कटना था।
लेकिन मुझे इस बात का विश्वास था कि अगर मुझे टिकट मिला तो मैं कांग्रेस से लड़ूंगा, नहीं लड़ा तो फिर सोचेंगे। जब सोचने का विषय आया तो मेरे अपने आदमियों ने जो मेरे साथ जुड़े हुए थे जो लोग मेरे साथ रात दिन 24 घंटे जुड़े हुए थे, जिन लोगों के लिए मैं भी सुख दुख में अच्छे बुरे में काम करता था, वो मेरे सुख और दुख में खड़े रहते थे, उन लोगों ने मुझे प्रेरित किया या भाई आपने जो है 15 साल यहाँ पर खो रखे हैं तो एक बार और चुनाव लड़ लो। तो मैंने उनसे विचार किया भाई कहाँ चुनाव लड़ दूँ, कौन मुझे टिकट देगा। कहने आप एक भाजपा में आप ट्राई कर लो, हम लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। मेरी कोई कोशिश नहीं थी, उन लोगों की कोशिश थी जो मेरे साथ में जुड़े हुए थे। उन्होंने प्रयास किया, जो उन्होंने प्रयास किया तो पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया। मैं आज भी आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी का कि उन्होंने मेरा जो क्षेत्र में जो मेरी मेहनत थी, जो मेरा ग्रास रूट पर काम था, जो मेरा एक संदेश था कि भाई चुनाव ये अच्छा लड़ सकता है, हार जीत तो मुकद्दर की बात होती है, तो उन्होंने मुझे टिकट देने का काम किया। उनका आभारी रहूँगा, उनका मैं आज भी ऋणी हूँ और जब तक जीऊँगा तब तक मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी का मैं आभारी रहूँगा और उनका दिल से मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, चूँकि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। मुझे किसी ये बिल्कुल खुले मन से कहना चाहूँगा, कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। जो पार्टी का आदेश होगा, जो पार्टी का निर्देश होगा, उस पर मैं हमेशा काम करता रहूँगा। तो चुनाव लड़ने का लालच नहीं है आपने? चुनाव लड़ने की इच्छा होना भी तो एक इच्छा है ना? देखिए, स्वार्थ हुआ। हर आदमी दुनिया के अंदर जो पैदा हुआ है, जब दुनिया में जन्म लेता है आदमी तो वो महत्वाकांक्षी हो जाता है। बिल्कुल। मैं नहीं, बल्कि बड़े बड़े महान पुरुष, उनको प्रेरणी सम्मान का एक महत्वाकांक्षा जाग जाती है, वो एक महत्वाकांक्षा रहती है। जब तक आदमी जिएगा तो महत्वाकांक्षी रहेगा, तो महत्वाकांक्षा तो मुझे भी रखनी चाहिए, मेरा भी हक बनता है, अधिकार बनता है। बाकी जो पार्टी का निर्णय होगा उसका मैं सर्वमान्य हूँ। तो सर्वमान्य तो अगर पार्टी का निर्णय जो भी होगा, आपने बोला उस जो भी में कुछ भी अगर होता है और आपके पक्ष में नहीं होता है तो पार्टी बदलेंगे आप? बिल्कुल नहीं, जब तक जीऊँगा पार्टी का सदस्य बनकर जीऊँगा, पार्टी का कार्यकर्ता बनकर जीऊँगा, पार्टी के साथ रहेंगे। बिल्कुल, भाजपा के और बिन निस्वार्थ भाव से, कोई लालच नहीं है। ये मैं अपने बड़े शीर्ष नेताओं को कहता और वो उस चीज़ को मानते हैं कि भाई राजपाल सिंह जो है वो निस्वार्थ भाव का व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व जो है बिल्कुल निस्वार्थ है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। और आज भी अगर मुझे संयोजक बना रखा है पार्टी ने, वो मुझे मेरी कार्यशैली जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम छोटा बड़ा, मंडल का, बूथ का, जिले का, प्रदेश का, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें मेरी उपस्थिति रहती है। अच्छा ये बताइए, आप मतलब राजनीति क्यों करना चाहते हैं? मतलब क्यों राजनीति जरूरी लग रही है आपको कि राजनीति करना बहुत जरूरी है? क्योंकि आपने कहा परिवार में कोई सदस्य ऐसा नहीं जिसको कि पूरा राजपाट सौंपना है, आपने बोला। और उसके बाद ठीक है, विधानसभा पूरा आपका परिवार हो जाएगा, आप उस सबसे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी राजनीति क्यों करने के लिए आपको लगा कि राजनीति करनी है और आकर के काम करना है? कारण क्या है? मोटा सा जवाब दूं? बिल्कुल मोटा सा, या बारीकी उसमें दूं? आप जैसे मोटा सा जवाब दूं। बिल्कुल। अखिलेश जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और ये दिल को छूने वाला सवाल है। जब आप घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, जब बच्चों के साथ रहते हैं, तो एक माहौल बनता है और वो माहौल ऐसा बनता है कि आप चाहे दुखी हो, चाहे आपके पास पैसा ना हो, चाहे आप बीमार हो, तो उस माहौल में आप बीमार भी अगर होंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये एक नेचुरल है, एक कुदरती है। उस माहौल में जब आप जाओगे बच्चों के उसमें, तो निश्चित रूप से मैं जितना मुझे ज्ञान है, उस माहौल में जाने के बाद में आप दुख भी आपके दूर हो जाएंगे। और जब आप अकेले होंगे, जैसे बड़े आदमी ने कहा, अकेला तो हंसता भी बुरा, रोता भी बुरा। जब आप अकेले होंगे और अपनी पत्नी के साथ में होंगे तो निश्चित रूप से
मैं दावे के साथ में ये बात कह सकता हूँ, आप कहीं ना कहीं किसी के परिवार के बारे में सोचोगे, किसी पैसे वाले के बारे में सोचोगे, कहीं ना कहीं आपका विचार जाएगा। और अपने लिए भी सोचोगे, अपने लिए ये बात सोचोगे, यार हमारे अगर बच्चे होते तो जो हम काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं। मेरा इसमें मानना यह है कि जब मैं ये सोचता हूँ अपनी धर्मपत्नी के साथ में बैठ करके, तो मेरा एक ही ख्याल जाता है, एक ही मेरा दिमाग में एक सोच पैदा हो जाती है कि यार किसके लिए मैं करूँ। मेरा काम प्रॉपर्टी का है और प्रॉपर्टी से ही मैं आज इस जगह पे हूँ। लाभ हानि ये मुकद्दर का खेल है, लेकिन अगर मेरे पास प्रॉपर्टी का काम ना होता तो शायद मैं आज इस जगह ना होता। मेरे जो साथी थे उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया है, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे पिता तुल्य हैं मैं सुरेश चंद्र वर्मा, जिन्होंने मुझे अपने साथ में अपनी उंगली पकड़ कर मुझे चलना सिखाया और आज मैं उस स्टेज पे हूँ। तो जब माहौल होता है अखिलेश जी, उस माहौल पर डिपेंड यही चीज़ करती है कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। मैंने ये रास्ता राजनीति का सिर्फ बिल्कुल सिर्फ एक ही बात के लिए, सेवा भाव के लिए, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे नहीं बनाना। मेरा छोटा सा एक मकान है, उसमें हम दोनों मियाँ बीबी हम रहते हैं। रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, लेकिन रहते हम दो ही आदमी हैं। तो मुझे कोई लालच नहीं, कुछ नहीं है। यही लोगों को मैं संदेश भी देना चाहता हूँ, पूरे अपने झबड़े विधानसभा को नहीं, पूरे जिले को नहीं, पूरे उत्तराखंड को। जहाँ जहाँ तक मेरी जान पहचान है, जिन लोगों से मेरी जान पहचान है, वो सब लोग मेरे बारे में जानते हैं। सबको पता है, वो कांग्रेस के हों, चाहे अब मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, चाहे मेरे हुए हों, सब लोग जानते हैं। और उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि कभी कोई अकेला ना हो। ऊपर वाले से भी मैं ये निवेदन करूँगा, कभी किसी को भगवान अकेला ना करे। मान लीजिए अकेला कोई भी आदमी होता है ना, वो ना जीने का है होता है ना मरने का। जबरदस्ती उसका जीवन जो है ना कटता है। और जो भी अकेला है जीवन में, बहुत से लोग संत है, महात्मा है, तो उनका भी अपना एक जीवन है, लेकिन उनके साथ में बहुत लोग ऐसे जुड़े रहते हैं जो उनको प्रेरित करते रहते हैं, उनका मान और सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। तो और उन्होंने एक त्याग जो कर रखा है अपने जीवन का, उस पर वो चलता है। वही त्याग मैंने अपने जीवन में बना रखा है। मतलब ये है कि जब आपने बोला कि अकेला कोई ना हो, लेकिन ये है कि पूरी जनता अगर आपके साथ हो तो फिर क्या कहना। उनका मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, स्नेह चाहिए। और जब दुआ मिलती है, अब आशीर्वाद मिलता है, तो आदमी बहुत मजबूत बन जाता है। और वो भी इसलिए बन जाता है अगर उसका मन और तन और सब कुछ स्वच्छ हो, साफ हो, तब बनता है। देखिए राजपाल सिंह जी, अपने राजनीति में प्रवेश को लेकर के अपने अंदर की बात, जुबान जो कहते हैं ना, दिल की बातें जुबान पर आई, और वो बहुत हृदय की गहराइयों से आई हैं। आंसू इसीलिए आए, टपकते हैं, आते हैं। जब आप कोई बात दिल से बोलते हैं, वो बात जब दिल तक टच करती है तो वो सामने दिखता भी है। बहरहाल हम पूरी जो चर्चा कर रहे हैं, इनके राजनीतिक जीवन की भी चर्चा कर रहे हैं, प्लस झबरेड़ा विधानसभा को लेकर के बहुत सारे पर्सपेक्टिव में हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम इस क्रम में आते हैं उस 2022 के इलेक्शन की बात, चूँकि वो तीसरी बार आपका ये इलेक्शन रहा। इस इलेक्शन में हर वक्त जो है, जब भी आप चुनाव लड़े होंगे, वोटों की संख्या घटी होगी, बढ़ी होगी, सामने वाले से कम और ज़्यादा हुए होंगे। भाई देशराज कड़वाल जी से आप ज़्यादा वोट लेकर के आए 22 के इलेक्शन में, लेकिन फिर भी जीत का जो शहरा है वो मिला वीरेंद्र जाती जी को। उसमें मेन वजह क्या मानते हैं आप, कि क्या भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत थी? देखिए वीरेंद्र जाती की तरफ अखिलेश लोग जी, ज़्यादा नहीं पॉजिटिव थे? नहीं, देखिए अखिलेश जी, कुछ इन्वॉल्वमेंट जो है वो मीडिया का होता है, और कुछ नहीं, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हो जाता है।
आप उसमें अगर क्योंकि आप बहुत एक्टिव और सक्रिय अपने चैनल पर हो और पूरे उत्तराखंड के चैनल आप देखते हैं, उत्तराखंड के चैनल पे एक बहुत बड़ा मैसेज आया करता था, 32, 34, 36, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। इस तरह का एक माहौल था और वो चल भी रहा था जब से हमारा उत्तराखंड बना है। लोगों में एक सस्पेंस था कि भाई कांग्रेस की सरकार बननी है। एंटी बीजेपी चुनाव नहीं था, बीजेपी की तो सरकार बनी है, लेकिन एक माहौल था कि कांग्रेस की सरकार बन जो कांग्रेस की सरकार बननी है। और मैं नया पार्टी में था और जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता थे, जैसे मंडल के अध्यक्ष थे, चूँकि मुझे उस समय 17-18 दिन पहले चुनाव में मैं आया, नई पार्टी ज्वाइन की, तो मुझे यही नहीं पता था पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, पार्टी के प्रोटोकॉल्स नहीं, पार्टी के प्रोटोकॉल्स क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसका संगठन किस तरह से काम करता है, संगठन में कौन कौन होते हैं। वो बाद में मुझे पता लगा, संगठन में मंडल अध्यक्ष सर्वोपरि होता है और जिला अध्यक्ष, उसके बाद में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी होता है। हम उनको इकट्ठे करने में लगे तो इतना समय था नहीं। चुनाव में बहुत सी चीज़ें होती है, उन चीज़ों को हम कवर नहीं कर पाए, अपने लोगों को नहीं समझा पाए। चूँकि आप लोगों में ये भी बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जब मैं कांग्रेस में था मैंने 15,000 कैलेंडर कांग्रेस के बांट दिए अपना फोटो लगा करके। तो प्रचार कर लिया आपने कांग्रेस का। अब वो प्रचार इसलिए करता, मुझे विश्वास था कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने नहीं टिकट दिया तो हम भाजपा में आए, भाजपा ने टिकट दे दिया। तो उस चीज़ को हम कैसे एकदम से उसको हम क्लियर करें, लोगों को हम के दिमाग को हम कैसे, चूँकि हम अगर अपनी माताओं बहनों की और महिलाओं की बात करें तो घर में तो कैलेंडर कांग्रेस के टंग रहे थे। मेरी रिश्तेदारी बहुत है विधानसभा जबरेड़े में, मेरी बहन भी है वहाँ, भतीजियाँ भी, वो यही पूछती रहेगी भाई कहाँ से, भाई बीजेपी में है या कांग्रेस में है। तो एक सस्पेंस था, इसका मुझे नुकसान हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने काम किया था कांग्रेस के लिए उसका लाभ वीरेंद्र जाति जी ले गए। जी को कांग्रेस को मिल गया, उसका नहीं, वीरेंद्र जाति जी को, कांग्रेस को मिल गया, वीरेंद्र जाति जी को नहीं मिला। क्यों आखिर? ना भाई वोट तो कांग्रेस का सिंबल तो अखिलेश जी इसमें वीरेंद्र जाति जी लेकर चल रहे थे ना। अखिलेश जी इसमें ये कहना चाहूँगा, कैंडिडेट भी और भी कोई भी हो सकता था, तो जो होता उसको मिलता। कांग्रेस का होता ना, हाँ कांग्रेस का होता उसको कांग्रेस का होता है तो कांग्रेस को मिलता। ये व्यक्तिगत किसी का चुनाव नहीं होता, पार्टी का चुनाव होता है। 27 में क्या लगता है? 27 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अभी आप कोरे कागज पर मेरे से सिग्नेचर करा लीजिए। अच्छा, इस बार क्लियर है। और तीसरी बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सुनिश्चित है। सुनिश्चित है। जितना काम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी कर रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े फैसले लिए किसी सरकार ने नहीं लिया आज तक। कैसे, कौन कौन से फैसले लिए? सबसे बड़ा फैसला नकल विरोधी कानून, इस बात को आप मानते हैं? धर्मांतरण का, यूसीसी का, महिलाओं का आरक्षण कर दिया, कोई और बहुत फैसले, लिस्ट है उसकी, मैं सुनाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो सारे फैसले जो है तो उस पर लोग प्रभावित है, जनता प्रभावित है इस प्रदेश की। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं, या कांग्रेस के लोग ये खास तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है, धार्मिक चीज़ों को लेकर के सिर्फ आगे बढ़ रही है, काम का काम कुछ नहीं कर रही है। एक बात अखिलेश जी, आप चूँकि आप तो सब चीज़ें जानते हैं बड़ी बारीकी से, मैं अगर विपक्ष में हूँ तो विपक्ष की तो भूमिका निभाऊंगा ना। मैं पार्टी के फेवर में क्यों बोल लूँगा? आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी तो सरकार के खिलाफ बोलने का उनको अधिकार है, वो कुछ भी कहे, वो हिंदू मुस्लिम कहे। आप ये देखिए, हमारी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, प्रदेश में है, देश में है, तो क्या मुसलमानों से प्यार नहीं कर रही हो? क्या मुसलमानों को अपना अधिकार नहीं दे रही हो? ये सब कहने की बातें हैं। हमारे सादाम शम्स है, पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के, और पूरे हमारे मुसलमान भाइयों की पूरी वकालत करते हैं, उनको उनका अधिकार दिलवाते हैं, उनकी बात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं।
ये तो देखो, कोई भी विपक्षी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई और हो, तो विपक्ष की अपनी भूमिका निभाएगा। नहीं तो लॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं लोग। बिल्कुल नहीं है। अगर तो ये कांग्रेस ये 2022 में सरकार पलट जाती है। तो 27 में आप ये मानकर चल रहे हैं 100% कोरे कागज पे लिखने को तैयार हैं कि सरकार भाजपा की आ रही बिल्कुल है। जी, तो झबरेड़ा में किस पार्टी निश्चित का रूप से किस पार्टी का विधायक? भाजपा का। तो कांग्रेस का भी तो बन सकता है। भाजपा का बनेगा। भाजपा का ही बनेगा। बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई पिछले बार कांग्रेस 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 लोगों ने बोला तो कांग्रेस को वोट मिल गई, इस बार आप भाजपा भाजपा करेंगे तो भाजपा को वोट मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगा। विकास पे भी मिलेगा। भाजपा का रोजगार को इतनी देर की नौकरी दे दी, सब चीजें होगी। नौकरी कहाँ थी? नौकरी का बहुत तो 22,000 नौकरी दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप सर्वे करा लीजिए। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री जी हैं इस वक्त पुष्कर सिंह धामी जी पूरे प्रदेश में कितनी स्पीडली काम कर रहे हैं? जितना समय खाने का, पैरने का, नहाने का, सोने का है, वो एक फिक्स है आदमी का। आपका हो, मेरा हो, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उसको करने के बाद जो उनकी पूरी दिनचर्या है वो सिर्फ सरकार चलाने की है। वो जनता के बीच में जाने की है। वो जनता के प्रोग्राम में जाने की है। चाहे वो सरकारी प्रोग्राम हो, चाहे जनता का प्रोग्राम हो। कोई भी ऐसा मिनट नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में कि वो खाली बैठ कर किसी बात पे विचार करे। वो अगर वो विचार करते हैं तो सिर्फ उत्तराखंड के लिए करते हैं, उत्तराखंड देवभूमि के लिए करते हैं। चलिए अब हम आते हैं झबरेड़ा विधानसभा में। 2-4 टू द पॉइंट एकदम सवाल और जवाब मैं चाहूँगा कि आपका जवाब बिल्कुल टू द पॉइंट आए। एक बात बताइए आप मुझे कि इस वक्त वीरेंद्र जाती जी कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, वीरेंद्र जाति की अगर मैं बात करूं, देखिए एक नई चीज़ जिसको मिल जाती है ना बिना कुछ करे। तो क्यों वीरेंद्र जाती जी मेहनत तो नहीं कर रहे थे? जब चुनाव हुआ, आप तो मेरे से ज़्यादा आप जानकारी रखते हैं अखिलेश जी। जब नई चीज़ किसी को मिलती है, जैसे आप कपड़े पहनते हैं ना, आप वाइट शर्ट पहनते हैं ना, तब जब नई सिलवाते हैं उसका एक अलग ही क्रेज होता है। ऐसे ही कोई इंसान भी है, उसका भी जब कोई नई चीज़ मिलता है, कोई नई चीज़, नया पद मिलता है, उसका भी एक क्रेज बनता है। अब उस क्रेज को वो अपना इस्तेमाल कर रहा, लेकिन जब चुनाव आएगा तो जो झबरेड़े की जनता है ना, ये बड़ी सोच और समझदार वहाँ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसान है, सब समझते हैं, मजदूर है, सब समझते हैं कितना काम किया, कितना काम नहीं किया। ये रिजल्ट जिस दिन चुनाव होगा उस दिन आएगा। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, सरकार तो अपना काम कर ही रही है और वो भी बेचारा अपना काम कर ही रहा होगा। सिर्फ सड़कें बनाने से काम नहीं होता। क्यों? सड़क तो काफी सड़क महत्वपूर्ण तो भूमिका हमारे निभाता है विधायक विकास में। रहे देशराज भाई, उन्होंने भी सड़कें बहुत बनाई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से बनाई है। यहाँ से लेकर पुराने से लेकर नारसन तक सड़क वो बाबा साहब के नाम से है। तो सड़कें उन्होंने 5 साल तक बनाई। उसने बहुत काम किया, मैं उसकी सराहना करता हूँ। सरकार भाजपा की थी, सरकार में काम किया, बड़े बड़े काम किए उसने अपने कार्यकाल में। अब सरकार तो किसकी है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ना, तो काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैंने देशराज कर्णवाल जी से सवाल पूछा था कि वहाँ पर चूंकि रेलवे स्टेशन बना झबरेड़ा में, उसका क्रेडिट कौन लेगा? तो उन्होंने कहा वीरेंद्र जाती जी तो क्रेडिट लेंगे ही नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली डायलॉग बोल दिया उन्होंने। नहीं, उसमें अखिलेश जी आप ये बताए, रेल लाइन वहाँ बनी, रेल आज शुरू होगी। जिनकी सरकार होती है 2014 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, इन 11-12 साल के अंदर सारी तैयारी रेल बिछाने की। जब रेल बिछ गई, उस पर लाइन बन गई, तो किसकी सरकार में बन गई? कांग्रेस की सरकार में तो बनी नहीं। तो जो विधायक है, विधायक का कोई योगदान ही नहीं है। नहीं, क्या योगदान है? वो अपना योगदान बताएं। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है वो तो स्टेट का भी नहीं है। हम तो ये मान लेते चलो स्टेट में मुख्यमंत्री जी से मिल के जा कर के, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है रेल बिछाना, तो रेल चलाना ये कोई स्टेट का है? आप बताओ। तो विधायक जी जा करके नहीं, क्या करेंगे? कोई उसका उद्घाटन वो नहीं कर सकता।
हरी झंडी वो नहीं दे सकता, लाल झंडी वो नहीं दे सकता। तो मतलब वीरेंद्र जाति जी खुश ना हो और लोगों को बताए भी ना कि अब बताया जाए, मान लो रेल चल रही है वहाँ जबरेडे में, रेलवे स्टेशन बन गया, तो जबरेडे को इस बात की खुशी नहीं है कि रेलवे स्टेशन में यार जबरेडे के अंदर बन गया, तो लोगों को उत्साह है एक वहाँ से। तो किसके पक्ष में उत्साह होगा? भारतीय जनता पार्टी के। वीरेंद्र जाति के पक्ष में नहीं? नहीं, क्यों? आप ये बताइए इन्वॉल्वमेंट क्या है अखिलेश जी? अच्छा, वो जो सड़क बनी मंगलौर तक, इसने जब हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर निशंक जी थे, हाँ, इनके उसमें बनी वो। उसमें तो वो कह रहे थे कि भाई हमारे प्रस्ताव पे होगा। कैसे देखिए, विधायक की बात अगर हो वो ठीक है, मान लो इतना उनको सम्मान मिला हमारे डॉक्टर निशंक जी ने, जो हमारे सांसद थे उस समय, उन्होंने उसका नाम जो है उस पर शिलापट पर लिखवा दिया, तो उसको सम्मान दे दिया। सम्मान दे दिया क्या मतलब? आदमी ने मेहनत किया होगा तो सम्मान मिलेगा ना? नहीं, मैं अरे जब कुछ करे, वो कुछ कर रहे होंगे तभी तो। ये नहीं ऐसे कोई फ्री में थोड़ी नाम लिखवा नहीं, देगा। अगर मैं यहाँ से चल कर जबरेडे जाऊँगा, हाँ, तो ये तो मेरी मेहनत हुई ना, तो उसका मुझे श्रेय मिलना चाहिए। यही तो कहना चाह रहे हैं ना आप। हाँ। आदमी कहीं भी किसी बात के लिए चल के जाएगा तो उसको श्रेय मिलना चाहिए। श्रेय उसको मिल गया, फोटो उसका का नाम लिख दिया शिलापट पे। हाँ, तो मतलब उनकी भूमिका थी ना? मैं क्या कह, मैंने कहा ना, आप भूमिका थी ना? मैंने ये कही कि जब आदमी चल के जाएगा, थोड़ा सा परिश्रम करेगा, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। वो सम्मान तो डॉक्टर हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी ने दे दिया। अच्छा, जब आप चुनाव 22 का लड़ रहे थे तो उस वक्त देसराज कड़वाल जी आपके पक्ष में थे या नहीं थे? क्योंकि अक्सर जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड तो ये कहता है किसी भी चीज़ का कि अगर कोई और व्यक्ति, किसी और व्यक्ति को टिकट मिलता है तो हम उसका साथ इंटरनली ना दें, खुले तौर पर भले हम ना बोलें। देखिए, अब उसकी अपनी वो थी पार्टी की, जो है वो चुनाव में रहा, उसके लिए मैं ये तो नहीं कह सकता पार्टी के चुनाव में नहीं था, मेरे चुनाव में नहीं था, वो चुनाव में तो था। हाँ, अब जितना था वो उसे भी पता, जो है वो चुनाव में अच्छा, मेरे लिए अच्छा काम किया उसने बेचारे ने। वो तो कह रहे थे हो सकता है अगला चुनाव वैजयंती माला जी लड़े। ये तो पार्टी का निर्णय है अखिलेश जी, ये मेरा आपका निर्णय तो हो नहीं सकता ना। मैं अगर कहूँ कि राजपाल सिंह को टिकट मिल गया या टिकट मिल जाएगा, तो मैं समझता मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। ये पार्टी का निर्णय, हाईकमान का निर्णय होता है। और मुझे भी 20-25 साल इस राजनीति में हो गए, कभी किसी ने ये कह दिया हो कि मुझे टिकट मिल गया और वो चुनाव लड़ रहा है, एक उदाहरण मुझे आप दे दीजिए। अभी जैसे 2 बैक टू बैक योजनाओं की बात करें हम, सरकार को अभी छोड़ करके, झबरेड़ा विधानसभा की ही, इसके वीरेंद्र जाति जी से ठीक पहले देसराज कड़वाल जी थे। दोनों लोग के कार्यकाल को झबरेड़ा विधानसभा में कैसे देखते हैं आप? देसराज भाई ने बहुत अच्छा काम किया, वीरेंद्र जाति जी 5 साल के अंदर उसने बहुत काम किया है। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं देसराज भाई को, बड़ा अच्छा काम किया है। तो फिर तो आप, अगर आप देसराज कड़वाल जी की तारीफ करेंगे तो टिकट तो उनको मिल जाएगा। नहीं, ये मैंने कहा ना, मेरे कहने से मिलेगा ना आपके कहने से मिलेगा अखिलेश भाई। हाँ। ये तो पार्टी का निर्णय है, जिसको देंगे टिकट ईमानदारी से, निष्ठा से। लेकिन जब मैं पूछ रहा था देसराज कड़वाल जी से कि अगर राजपाल जी को टिकट फिर से मिल जाता है तो पूरा साथ देंगे नहीं देंगे, वो खुल करके, इतना खुल करके तो बोला नहीं आपके पक्ष में उन्होंने। देखिए, वो उसका अपना विवेक है, मैं किसी पे पर्सन चिन्ह नहीं लगाता, ना टिप्पणी करना चाहता। मैं अपने विवेक से काम करता हूँ, बिल्कुल निष्ठा से काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, पार्टी के लिए समर्पित हूँ और हमेशा समर्पित रहा। किसी भी पार्टी में रहा, मैं समर्पित रहा। जब पार्टी छोड़ दी, जिस पार्टी में चला गया, उसके लिए मैंने पार्टी का काम समर्पित रूप से किया। 100% की बात कर सकता हूँ। मतलब आपके हिसाब से इसके पिछले वाला कार्यकाल वीरेंद्र जाति जी और देसराज कड़वाल जी से, अगर दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो देसराज कड़वाल, देसराज भाई ने काम किया बढ़िया। चलो भाई, बड़ा ही खुल करके स्वतंत्र रूप से जवाब जो है राजपाल सिंह जी दे रहे हैं। देखना ये होगा कि 2027 के चुनाव में क्या होता है। हम पूरा जो डिटेल है ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, पता करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में काम कितना कौन कर रहा है और जनता के दिलों पर राज कौन करने वाला है। क्योंकि 2027 का चुनाव बहुत अब नज़दीक है, सबकी तैयारी अब 27 को लेकर के है, विधानसभा को लेकर के है। तो अब देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें हम आपके बीच में आते रहेंगे, आपसे खुल करके बातें करेंगे। फिलहाल जो हमारे इंटरव्यूज चल रहे हैं, लोगों से हमारे जो पॉडकास्ट चल रहे हैं, जो डिस्कशन हो रहा है,
उस डिस्कशन को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। आपने जो हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपने बहुत अच्छे सवाल किए। उनका मैंने जितनी मेरे में बुद्धि थी उसका मैंने प्रयोग करके आपको सवालों का जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात तो आपने जो मेरी भावनाओं को जागृत करने का काम किया उसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। और आपको मैं इस चैनल के माध्यम से, द न्यूज़ वाला चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुला करके इतना समय दिया और मैंने जो भी आपके क्वेश्चन रहे, जो भी आपके प्रश्न रहे, उनका जैसे भी उल्टे सीधे जवाब मेरे से हर किसी का अपना विवेक है, हर किसी का अपना, मुझे लगा मैंने उनको दिए। और कुछ ऐसी कोई बातें रही हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप राजपाल सिंह जी के विषय में, झबरेड़ा विधानसभा को लेकर के खुल करके प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।